Question 241. Sir. A statement is laid on the table of the House. Supplementary, please. Yes, मेरे please. क्वेश्चन में मंत्री जी अपने जवाब में खुद कहा है कि प्लास्टिक के सेफ्टी के बारे में, प्लास्टिक के यूज़ के बारे में हमारे साइंटिस्ट की राय अलग है और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उनकी राय अलग है। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी भी सिचुएशन कन्फ्यूजन में है, तो मेरा यही सवाल का दूसरा भाग में मैं यही जानना चाहा था कि ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या कोई स्टडी किया गया है। तो उसमें मुझे पूरा जवाब मिला नहीं है, तो मैं मंत्री जी से यही सवाल करना चाहूँगा, फ्यूचर में अभी भी जो कन्फ्यूजन है प्लास्टिक के यूज लेके या प्लास्टिक के व्यवहार लेके, क्या इसके लिए व्यापक रूप से आप स्टडी कराने की क्या योजना रख रहे हैं क्या? थैंक यू सर, मैं माननीय सदस्य जी को प्लास्टिक के यूज़ के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहता हूँ। 4 तरीके के पैकेजिंग मटेरियल हैं। एक तो पेपर, कार्डबोर्ड, दूसरा मेटल में टिन, तीसरा प्लास्टिक और चौथा ग्लास। ये 4 तरीके के पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ग्लोबली 42% प्लास्टिक इज़ बीइंग यूज्ड। और प्लास्टिक वैसे टेम्पर प्रूफ भी है, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन, कोरोजन रेजिस्टेंट है एंड मोस्ट केमिकली इनर्ट। बट ऑल दिस इज़ ये FSSAI के 10 स्टैंडर्ड्स लेड डाउन हैं। उन 10 स्टैंडर्ड्स के लेड डाउन जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंतर्गत जब पैकेजिंग होती है तो वह हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर उन स्टैंडर्ड से डिविएट कर जाए तो इट विल बी हार्मफुल। जहाँ तक इसकी स्टडी का सवाल है, इट इज़ स्टिल नॉट रीच्ड, देयर आर वेरियस theories about it and we have not reached to the conclusion, but the study is going on and we all know that to a particular level plastic is not dangerous, but beyond that it is difficult. Thank you. Second question. सर, अभी भी प्लास्टिक पैकेजिंग में फैथिलेट नामक एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि कैंसर के कारण होता है। क्या इसके मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कोई स्टैंडर्ड बनाया गया है? और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे मेडिसिन्स जो प्लास्टिक्स में ही पैकेजिंग होके आते हैं, तो इसके बारे में ही कोई इस तरीके से कहीं बैन करने का उसका कुछ प्लान है क्या? थैंक यू। इस तरीके का कोई प्लान नहीं है। मैंने पहले कहा कि 60 पर पार्ट मिलियन, इससे नीचे अगर रहता है तो प्लास्टिक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए देयर आर 10 स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय FSSAI। उस 10 स्टैंडर्ड्स के अंदर पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इट कैन बी यूज्ड, इट इज़ नॉट हार्मफुल, बियॉन्ड दैट इट इज़ हार्मफुल। हमने कोई बैन करने का विषय नहीं रखा है। एक कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस कमेटी की रिपोर्ट को हम लोगों ने कंसिडरेशन में रखा है, उसके पश्चात हम इस पर विचार करेंगे। श्री अमर शंकर साबले। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, गर्म चाय प्लास्टिक कप में पीने से कैंसर होने की संभावना है क्या? अगर है तो प्लास्टिक कप निर्माण को प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? धन्यवाद। सर, ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पैकेजिंग। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू कैरी बैग्स एंड अदर प्लास्टिक मटेरियल कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. So they give the specifications, and state to state they have got their own notifications done on that. Shri Pradeep Bhattacharya. Keeping the above in view, the Honourable Minister has given the reply. The food safety and the standard in the Regulation 211 prescribe Indian standard for containers made for plastic materials of guarded specification for packing or storing in food items. Sir, sugar, one of the most important
food item now being, they are now being utilized for packaging of in a plastic container. Do you not think that the plastic container, to carry the sugar in a plastic container, is harmful for the health of the people? Why you are not using the jute materials? Earlier what we have been using, but this time it has been stopped due to the heavy pressure from the lobby of the plastics. Thank you. Sir, it's not a question of why we are not doing it. We have laid the standards. The FSSAI has laid the standards. If the plastic is of that material, it can be used for packaging. If the plastic is not of that material, it cannot be used. That is what we have to understand. Shrimati Kanimozhi. Little louder, Mike. Since it's known that polyethylene naphthalate, which is also known as PEN, it's widely used in packaging, carbonated drinks and water and other drinks. It has lead in it and potassium permanganate. Some countries are thinking of bringing in regulations and restrictions and using this particular PEN. So are you also thinking about bringing up some At this standards? point of time, I said that there are 10 types of standards laid down. And according to those specifications, packaging material is to be used. No, this- Globally, the standards are maintained accordingly, and which India also does it. As far as the leaching is concerned and other things are concerned, it is only when we do not maintain the standards. If it is below 60 per part million, it does not affect. So that is what we have to keep in mind. Question 242. Question 242. So question 242. Mr. Chairman, sir, Honorable Minister is in Rio with the Olympic contingent, so I shall be answering the question on his behalf. A statement is laid on the table of the House. Thank you. सर माननीय खेल मंत्री जी रियो में गए हैं, जैसा बताया गया. लेट अस होप कि उनकी हौसला अफजाई से वी विन सम मेडल्स एंड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड बाय हिज प्रेजेंस देयर. सर, जो मैंने सवाल पूछा छोटे बच्चों के लिए फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14, तो सर ये आप मानेंगे कि जहां आपने संस्थाएं तो सेटअप की हैं वो एक अलग बात है और अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर छोटे बच्चों की नर्चरिंग स्कूल में ही नहीं होगी तो ये कॉम्पिटिशन्स, ये इंस्टीट्यूशंस, ये संस्थाएं, ये सब बेमायने हो जाएंगी. तो स्कूलों में जहां पढ़ाने के लिए टीचर्स तक नहीं हैं, वहाँ पर बच्चों को खेल कूद में आगे कैसे बढ़ाया जाए, वहीं पर बच्चों की प्रतिभा को कैसे समझा जाए, उनको कैसे नर्चर किया जाए, उनको वहाँ पर कैसे इक्विपमेंट दिया जाए, इन सब बातों के लिए सरकार क्या कर रही है ग्रास रूट लेवल पर, गांव में, गांव के स्कूलों में और शहरों के प्राइमरी स्कूलों में. Thank you. सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम लोगों को ओलंपिक्स जैसे कंपटीशन में अच्छा करना है तो हम लोगों को बिल्कुल कम उम्र से लोगों को सब जो रिसोर्सेज हैं, सब जो साधन हैं वो देने चाहिए. इसके तहत सरकार ने खेलो इंडिया के द्वारा और सब जो राज्य हैं उनके सहयोग के साथ कोशिश की है कि जिला स्तर पे जितनी सुविधाएं, जितने साधन हम दे सकते हैं हम ज़रूर दें. जिला स्तर पे कंपटीशन हो और कंपटीशन में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनको चयन करके उनको जो भी सुविधाएं हों, चाहे वो न्यूट्रिशन की सुविधाएं हों या फैसिलिटीज़ की सुविधाएं हों या कोचिंग की सुविधाएं हों, ये सुविधाओं का हम प्रावधान करें जिसमें कि वो उभर के आएँ और देश का तिरंगा ओलंपिक्स जैसे कंपटीशन में बिल्कुल ऊँचा उठे. धन्यवाद. दूसरा प्रश्न. तो मेरा ये सवाल नहीं था, मैंने खुद ये बात कही कि ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन स्कूलों में छोटे बच्चों को अगर पता ही नहीं चलेगा तो उनकी प्रतिभा अगर मालूम ही नहीं पड़ेगी स्कूल में क्या किया जा रहा है. लेकिन मैं प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि माननीय मंत्री जी का ये मंत्रालय नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं. दूसरा सवाल मेरा ये है सर, दूसरा सप्लीमेंट्री, ये इन एनेक्चर 1 आई हैव नॉट अंडरस्टूड द रिप्लाई. ये अंग्रेज़ी ख़राब है या ये बताना क्या चाह रहे हैं. पार्ट 1
the nutrient intake of the sports person is being studied and thereafter, I don't understand. Please इसको आप clarify करिएगा. Sir, जहाँ तक sporting equipment, I'm coming to my supplementary, sir. स्पोर्टिंग इक्विपमेंट की बात है, रियो ओलंपिक्स में भी अभी सर हम टीवी में देख रहे थे, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स के इंटरव्यूज़ आते हैं, तो हमारी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहा कि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, हालांकि आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, वो तो वहाँ के होस्ट कंट्री की बात है, कि CWG में जो फैसिलिटीज़ थी, सुविधाएं थी, दे वर फार सुपीरियर, बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिली थी बजाय रियो के, वहाँ पर उनको सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं. तो सरकार कुछ वहाँ पर जाकर, और इसके साथ जुड़ी हुई बात है सर, उन्होंने इक्विपमेंट की भी बात कही कि उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, क्योंकि compete करना होता है इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पर, तो वहाँ उनको इस बार भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट क्यों मुहैया कराया गया? तो वहाँ पर चाहे मंत्री जाएं, चाहे ऑफिशियल्स जाएं, उनके जाने का कोई मतलब नहीं होगा अगर उन्हें सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट देकर वहाँ कम्पीट करने के लिए भेजा जाता है. तो इसके बारे में क्या जवाब दें? माननीय सदस्य को मैं थोड़े और आंकड़े देना चाहूँगा पिछले जवाब का, जहां वो कह रही थी कि मुझे और थोड़ा उसमें व्यापक रूप से इसका जवाब देना चाहिए, और फिर जो आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका भी जवाब देने का कोशिश मैं करूंगा. आज के समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत मैंने जैसे पहले भी कहा, एक नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो खासकर 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जिला स्तर पे उन लोगों को हम लोग उनको प्रोत्साहन दें. एक आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनीज़ का भी 8 to 16 ईयर ओल्ड्स का कंपटीशन चलता है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 58 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें हमारी कोशिश यही होती है कि जो स्टेट लेवल पे किया जा रहा है, और आपको मालूम है जस्ट अ मिनट, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप संतुष्ट हो या आंकड़े तो मैं बता दूँ आपको. तो जो राज्य जो कर रहे हैं, और गुजरात जैसे राज्य हैं जो जिनका बजट ही 500 करोड़ है स्पोर्ट्स के लिए, तो वहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूलों को बहुत साधन दिए जा रहे हैं. उसके अतिरिक्त उसको सप्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है वो उसे सप्लीमेंट कर रहे हैं और जिला स्तरीय पे हो रहा है. फिर माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न ये था कि जो ओलंपिक क्वालिटी फैसिलिटीज़ CWG वगैरह में जिसका प्रयोजन किया गया था, कि उसका किस तरीके से हम लोग उसको और बेहतर बना के लोगों को ये फैसिलिटीज़ का प्रावधान कर रहे हैं. तो आप माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 13 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें से 5 हो चुके हैं. साइकिलिंग जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में साइकिलिंग वेलोड्रोम है वहाँ है. स्विमिंग जो है वो ताल कटोरा स्टेडियम में, ये सब CWG की फैसिलिटीज हैं. ये सब CWG की फैसिलिटीज हैं. ताल कटोरा स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं. एथलेटिक्स के लिए त्रिवेंद्रपुरम में है, और मिडिल डिस्टेंस के लिए एथलेटिक्स में भोपाल के लिए है, गोल्फ के लिए त्रिवेंद्रपुरम है. 13 other national academies using all of the best Olympic facilities are also being provided. Thank you. Honorable member, if the answer is unsatisfactory, please take it up in writing. No, just a minute. I'm telling you the procedure. You have a written answer. Now, if the answer is unsatisfactory, please take it up. When you... It's okay. But, sir, इतना तो ना करें. अब गुजरात का कहाँ से बजट यहाँ आ गया? गुजरात के किसी ने मेडल कभी जीता है? Just listen to me. बताएं तो सही. 1 minute. If a member in writing expresses discontent with a written answer, then that in itself is a serious enough matter, because it will elicit a more reasoned response from the government. So you made your point, you are not satisfied with the answer, please take it up in writing, point out specifically where the answer is wrong, so that the government is able to answer. जो अभी मैंने सवाल पूछा सर सप्लीमेंट्री में, तो उसके जवाब की बात कर रही हूँ सर. सर उसमें गुजरात का बजट कहाँ से आ गया? थैंक यू. श्री जेटिया जी, रियो की बात हम कर रहे हैं. खेलो इंडिया हमारे सामने लक्ष्य है. साई के सेंटर्स की हम बात करते हैं, और ये सब सेंटर्स विकसित होने की स्थिति में है. हम खिलाड़ियों की बात वो कर रहे हैं जो 10 से 14 साल के हैं.
और जो 10 से 14 साल के हैं उन बच्चों को पढ़ना भी पड़ता और उनको खेलने के लिए भी हम कहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि उनकी पढ़ाई, जिससे कि उनका भविष्य और आजीविका सुनिश्चित हो सके, उनका भविष्य निर्माण करने में सहायता मिल सके और खेलने में और वो पारंगत हो सके, ऐसी प्रतिभाओं के तलाश करके ऐसे खेल स्कूल, जैसे हम सैनिक स्कूल बनाते हैं, उसी प्रकार से खेल स्कूल की स्थापना करने की दृष्टि से सरकार विचार करेगी। थैंक यू। सरकार इस विषय पे बहुत विचार कर रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया, खेलो इंडिया में कोशिश यही रही थी कि जो 3 अलग अलग किस्म के स्कीम थे उनको जोड़कर एक कंसोलिडेटेड स्कीम हो, जिसमें कि जो स्टेट्स में किया जा रहा है, और स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट्स में किया जा रहा है उसको सप्लीमेंट किया जाए। जो आधुनिक से आधुनिक फैसिलिटीज़, कोचिंग की जो तरीके होते हैं वो सब हम लोग दें, और जिला स्तर से जो कंपटीशन होना चाहिए उसके द्वारा जो टैलेंट है उसको हम लोग चयन करें, और उस टैलेंट को जो भी साधन देने चाहिए, जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी में और स्कूल्स में उन्हें देना चाहिए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आर्मी के साथ भी हम लोग सहयोग में काम कर रहे हैं। आर्मी खुद 18 ऐसे आर्मी स्पोर्ट्स स्कूल्स उन्होंने तैयार किए हैं जहां लोगों को दिया जा रहा है, और जो साई स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं वहां भी बहुत सारे, करीब 11,000-12,000 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया है जहां उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये कोशिश है कि जो स्टेट्स कर रहे हैं, और इसलिए मैंने स्टेट्स के बजट के बारे में जिक्र की कि स्टेट्स के बजट भी काफ़ी होते हैं, उनके भी मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, उनके सहयोग के साथ केंद्र सरकार मेहनत कर रही है जिसमें कि हमारे सब टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को सब फैसिलिटीज मिलें। धन्यवाद। श्रीमती कहकशाह परवीन। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि 10 से 14 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये सवाल है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनके अंदर प्रतिभा रहती है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। तो क्या आपकी योजना है कि ऐसे बच्चों को अवसर मिले खेलकूद में? नहीं, बिल्कुल सर, हम लोगों की कोशिश है कि जिन बच्चों में ये प्रतिभा है, स्पोर्ट्स की प्रतिभा, उनको नेशनल टैलेंट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दिया जाए, और इसी कारण हम लोग कई तरीके के कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे स्टेट्स अपने कंपटीशन कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं वो अपने कंपटीशन कर रहे हैं, और इस तरीके से मेरिटोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा जिन लोगों का मेरिट है, जिनकी प्रतिभा है, उन लोगों को चयन किया जाए, उन लोगों को फिर सब सुविधा दी जाए। और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है जिसमें हम लोगों ने कई लोगों को स्कॉलरशिप्स दिए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं आपको स्पष्ट जो आंकड़े बता दूं कि आज के समय कितने सारे ऐसे बच्चों को दिया गया है। इसका नंबर है, मैं अभी आपको बताता हूँ, कुल मिलाकर 11,773 टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, 8,243 boys, 3,530 girls are being trained in 27 sports disciplines under residential and non-residential basis in 251 SAI centers. तो इस तरीके से लोगों को ये फैसिलिटीज दी जा रही है। श्री पुनिया। धन्यवाद सभापति जी। ये 10 साल से 14 साल के बच्चों को खेल के क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने के बारे में सवाल है, और इसके लिए योजनाओं का भी उल्लेख किया है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम, सेना बाल खेल कंपनी स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम, ये स्कीमों का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन स्कीमों में पिछले 2 वर्ष में कितने बच्चों को आपने प्रशिक्षित किया और कितनी धनराशि इस पे खर्च हुई? सर, जैसे मैंने अभी बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 11,773 स्पोर्ट्स पर्सन को ये स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, और उन लोगों को इसके द्वारा बहुत फ़ायदा हुआ है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि जिस तरीके से हमारी सरकार स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रही है, हम लोगों का जो इस टाइम ओलंपिक्स का कंटिजेंट है वो 118 खिलाड़ियों का है। पिछले बार जब 2012 में था तो 81 का ही था, तो वी हैव गॉन फ्रॉम 81 स्पोर्ट्स पर्सन्स टू 118 sports persons, a growth of 50%. We have provided them very specialized, customized training. We've selected 27 foreign coaches to be able to provide them this kind of support. तो जो हम लोग facilities दे सकते हैं हम लोग दे रहे हैं। आपने फिर ये पूछा कि इस पे खर्चा कितना हो रहा है, राशि कितनी जा रही है। जो खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है उसमें 140 करोड़ की राशि दी जा रही है। जो साई सिस्टम है उसमें
कुल मिलाकर 451 करोड़ दिया जा रहा है, जिसमें से 345 करोड़ जो है प्लान एक्सपेंडिचर है, 71 करोड़ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, और जो NSDF है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जिसमें विशेष रूप से जो टॉप प्रोग्राम है, जो हमारे टॉप ओलंपियंस हैं, उन लोगों को हम सहयोग देते हैं, उसमें 115 करोड़ की राशि। क्वेश्चन 243। क्वेश्चन 243 विवरण सभा पटल पे रख दिया गया। Sir, in the reply table before the House, the Minister has said that due to resulting paucity of resources with the Centre, some schemes were de-linked from the Union support and funding pattern for some centrally sponsored schemes was changed. Now, I would like to know, when was this funding pattern changed? Whether a notification was issued to that effect, and what made you to change exactly? Whether there was representation against the changing of funding or what? I would like to know in detail. Thank you. धन्यवाद चेयरमैन सर। ये केंद्रीय परिवर्तित योजनाएं जो उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए लागू थी, उसको रेशनलाइज करने के लिए एक नीति आयोग द्वारा मुख्यमंत्रियों की एक सब कमेटी बनी थी। उस सब कमेटी ने जब रिपोर्ट दी तो केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2016 को इसको स्वीकार किया। इसमें जो एक फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें आप कह रहे हैं क्यों चेंजेस हुआ, तो 13वें वित्त आयोग में इनकम डिस्टेंस 47.5% का वेटेज था, जनसंख्या का 25%, 71 की जनसंख्या का आधार 25% का वेटेज था, क्षेत्रफल का 10% का वेटेज था, फिजिकल डिस्टेंस का 17.5% का। तो उसको लेकर के जो ये 14वां वित्त आयोग था, इसमें थोड़ा सा चेंज इस फिजिकल कैपेसिटी और इसमें आया। वो बाकी ये जो फॉरेस्ट कवर है ये 7.5% का इसमें चेंजेस आया है, लेकिन ये रेशनलाइज करने के लिए ही किया गया था। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो राशि गई है, 14-15 में जो राशि गई थी वो 3 लाख 3,37,808 करोड़ गई 14-15 में। तो 15-16 में बढ़ करके 5,23,958 करोड़ हो गई। तो राशि की वृद्धि में 1,86,150 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में पैसा ज्यादा गया है। सेकंड क्वेश्चन 3 अगस्त 2016 को। Now you can. He's giving you the date. You can give direction. 1 minute, please. What made you One change? minute, please. Whether there was repetition, what made you change? Please, it's not your question. Sit down. सर, ये वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चेंज किया गया है। When was change and The what date made was you given to change? you. 2016। I am so clear. Why don't you become? Second question. Second question. Now, what is the legal status of centrally sponsored scheme? And whether, see why I am asking you, we know about Act, about rules, regulation. What is the legal status of central sponsored scheme? And I would like to know whether any proposal is there of the government to enact a legislation to regulate central sponsored scheme. Thank you. सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, चेयरमैन साहब, मैं शांताराम जी बताना चाहता हूं, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडे के आधार पर 6 स्कीम तो कोर ऑफ द कोर स्कीम है, जिसमें फंडिंग पैटर्न का कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद 20 स्कीम है जो कोर स्कीम है, और उसके बाद ऑप्शनल स्कीम है 2। लीगल स्टेटस यही है कि ये सारी स्कीमें नॉर्थ ईस्ट में लागू है, और उसका फंडिंग पैटर्न भी इसके आधार पर ही लागू होता है। 100 इसमें कोर ऑफ द कोर स्कीम में कोई चेंजेस नहीं है। फंडिंग पैटर्न में लीगल स्टेटस है, कोई चेंज नहीं। राज्य सरकार में पैसा मांग सकती है, और 90-10 में भी पैसा मांग सकती है। Can help because he is a new man. I can. Please enlighten on this issue. What is the legal status? नहीं, ये योजना सारी लागू है नॉर्थ ईस्ट में। Legal status, whether it is. Different schemes are under different administrative and executive decisions of the government. There may be a scheme like Manrega which may also have a statutory support. Thank you. Shri Bhubaneswar Kalita.
Sir, for the development of Northeastern region, the Northeast Council was created with direct funding from the Planning Commission. From the newspaper reports, we understand that the government is thinking of Northeast Council to be as a planning body, as a regional planning body. Sir, the aim of the Northeast Council was to develop Northeastern region, Northeastern states. Now, if it is reduced to only a planning, regional planning body, the purpose will be defeated, and the Northeastern states will suffer financially. If it is true, may I ask the Honorable Minister whether they are going to keep it as a regional development and any development and planning council? Thank you. Any decision as is anticipated by my learned friend. Thank you, Shri Harivansh. सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तर पूर्व विकास मामलों के मंत्री जी ने कल गुवाहाटी में कहा है कि केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद विकास मामलों में कई नई ऊंचाइयों को हमने हासिल किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एनडीए सरकार के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर रेल लाइन से जुड़े हैं। हालांकि सब जानते हैं कि रेल लाइन वर्षों के परिश्रम के बाद बनते हैं। फिर मेरा सवाल ये है सीधे सीधे कि उत्तर पूर्व के विकास पर अब तक नई सरकार आने के बाद कुल कितनी राशि खर्च हुई, इसमें रेल सड़क पर कितना खर्च हुआ और रोजगार देने के कितने काम हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला है, नए उद्योग धंधे कितने खुले? आपने बहुत से सवाल एक सवाल में पूछ लिया। विकास से जुड़ा है मामला सर। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये जो डिटेल है ये इस प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है, फिर भी हम इनकी जानकारी करके माननीय सदस्य को अवगत करा दिया। थैंक यू। श्री रिपुन बोरा। Chairman sir, I want to know from the Honorable Minister a very specific point that the special category status to the 8 states of any region and 3 states of Himalayan region. This special category status, whether it has been closed, it has been ceased, or it is continuing, because on the basis of the recommendation of the 14th Finance Commission, that net shareable of the taxes to the states has been increased from 32% to 42%. On the basis of this recommendation, whether it is a fact that the special category status has been closed or it is continuing as on today. Thank you. The impact of the special category status is that with regard to the core of core schemes, the funding pattern all over the country remains the same. With regard to the other core schemes, for the northeastern states and the 3 Himalayan states, the funding pattern remains 90-10, which for other states is 60-40. For the optional category for northeast and Himalayan states, it remains 80-20. Therefore, the northeast and the Himalayan states have a special category of funding even under the recommendations of the 14th Finance Commission. Thank you. Question 244. विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। सर, केंद्रीय सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें रिकॉर्ड 6 मास के भीतर लागू कर दी। इसके लिए निश्चित तौर से मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सर, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह यथाशीघ्र वेतन आयोग की सिफारिशों को लाभ लेना चाहते हैं और उनको लाभ मिलना भी चाहिए, और राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि उनके कर्मचारियों को यथाशीघ्र उनको लाभ दे दिया जाए। लेकिन सभी राज्यों के वित्तीय संसाधन और आर्थिक स्थिति एक जैसे नहीं होने के कारण कुछ राज्यों ने इस हेतु केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग किया। क्या वित्त मंत्री जी राज्य सरकारों की इस प्रकार की मांग पर कोई विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप इन राज्यों की सहायता करेंगे? देखिए, राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन देना ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, और इसलिए जो साधन राज्य सरकारों के पास हैं उसी साधन के हिसाब से राज्य सरकारों को उसमें से उनकी भरपूरी करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के तरीके से संबंधित है। पहली बार वेतन आयोग की सिफारिशों को 2 भागों में लागू किया जा रहा है। पहले भाग में वेतन से संबंधित सिफारिशों को अगस्त माह से लागू किया गया है, जो बहुत ही अच्छा है, परंतु दूसरे भाग में भत्तों के संबंध में अलग समिति का गठन किया गया है। फलस्वरूप दूसरी समिति का गठन करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी भत्तों के लाभ से कई माह तक वंचित रह जाएंगे और स्वाभाविक है कि इससे यह संदेश जाता है कि केंद्र सरकार इस तरह भत्तों को देने की अवधि बढ़ाकर अपनी बचत करना चाहती है। मंत्री जी, क्या इन भत्तों का भुगतान भी अगस्त 2016 से लागू होगा या समिति के निर्णयों के आधार पर अधिसूचना अन्य तिथि से जारी होगी? कृपया इसके बारे में स्पष्ट करने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी, जब 6th पे कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी तो सिफारिश आने के 32 महीनों के बाद लागू हुई थी। इस बार नवंबर के माह में आई, दिसंबर में हम लोगों ने कमेटी सेक्रेटरीज की बना दी और जून के महीने में ही कैबिनेट ने पूरा निर्णय ले लिया। और जो वेतन और पेंशन संबंधित निर्णय थे, जिसका कि एक मुख्य बोझ होता है, उसके संबंध में हमने 1 जनवरी से 2016 की उसको लागू किया है। जहां तक भत्तों का प्रश्न है, भत्तों के संबंध में जो सिफारिशें हैं उसमें 51 भत्ते इस प्रकार के हैं जिसको अबॉलिश करने का निर्णय लिया गया है। 37 ऐसे हैं जिनको सबस्यूम किया गया है। और क्योंकि बहुत रेडिकल सजेशन है उसको लेकर, कर्मचारी संगठनों ने भी उसके संबंध में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और इसलिए एक विशेष कमेटी बनाई है जो इस विशेष कमेटी इस विषय को देखेगी और उसके बाद जो वो उपयुक्त निर्णय लेगी वो मंत्रिपरिषद के सामने जाएगा। Thank you. Members are so satisfied with the answer that there are no supplementaries. Question 245. So the reply is placed before the honorable. सर, आज पूरे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री क्राइसिस में है और लाखों करोड़ रुपए एनपी में जा चुके हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में है और रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स की योजना के अंतर्गत लिए गए हैं। सर, ये देश में आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ज़माना है। पूरे देश में चिंता का विषय है कि आखिर लाखों करोड़ रुपए जो लोन दिए गए उनकी वसूली होगी कि नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, उनके उत्तर में उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई की अधिनियम 1934 की धारा 45E के अंतर्गत आरबीआई की कुछ परिस्थितियों में छोड़कर ऋण सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है। मेरा ये माननीय मंत्री से प्रश्न है कि क्या बदले हुए संदर्भ में, बदली हुई परिस्थितियों में जहां ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है, क्या आरबीआई की इस धारा को अमेंड करने का कोई विचार है? माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपेरेंसी बहुत लोकप्रिय शब्द है और आज पूरे विश्व में इसकी स्वीकृति भी काफी हो रही है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी को, और जब आरटीआई एक्ट भी बना था तब भी, जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आई, कुछ विषयों में कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको बैलेंस करते हैं। और कई पुराने कानून अभी भी चले आ रहे हैं जो समय के साथ चले हैं। इनकम टैक्स कानून है, क्या किसी व्यक्ति की टैक्स असेसमेंट या उसकी प्रोसीडिंग सार्वजनिक की जा सकती है? उसी प्रकार से उसकी बैंकिंग डिटेल्स क्या सार्वजनिक की जा सकती है? तो अभी तक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का और उसके अलावा जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि बैंक्स में के संबंध में जो अकाउंट्स हैं वो किस परिस्थिति में सार्वजनिक किए जाएंगे और नहीं किए जाएंगे, और सार्वजनिक करना
कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक अमाउंट दिया जा सकता है। ये उस अकाउंट की उस प्रावधान के अंदर लिखा है और इसलिए किसी भी सरकार को कानून के उस दायरे में काम करना पड़ेगा। इस वक्त सरकार के पास उस प्रावधान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा प्रश्न सर, पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी के विरोध में रही है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये फिगर्स दिए हैं रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस के फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में मार्च 15 में 452 बोरोअर्स 3,34 करोड़ रुपए का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है लोन का। फाइनेंशियल ईयर 2016 में 366 बोरोअर्स का 2,72,152 करोड़ का हुआ है और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए भी हैं। रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए 15 में 32,000 करोड़ और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए 16 में 1,02,000 करोड़। सभापति महोदय, चिंता का विषय है ही, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी जो आज समय की मांग है उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कोई कारण हो। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से कि जो रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस हैं और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीएज हैं, उनकी आरबीआई या वित्त मंत्रालय की ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं या कौन से ऐसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस हद तक ब्याज में या मूलधन में आप राहत देंगे, इसके बारे में गाइडलाइंस दोनों के बारे में रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए में क्या आरबीआई की गाइडलाइंस हैं या वित्त मंत्रालय के गाइडलाइंस हैं, जानना चाहेंगे। के संबंध में आरबीआई बहुत डिटेल गाइडलाइंस देता है एनपीएस के संबंध में, स्ट्रेस्ड एसेट्स के संबंध में, कि उनके साथ किस प्रकार से डील करना है, वो किस प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है और उनकी प्रोविजनिंग किस प्रकार से बैंक्स को अपने अकाउंट्स में और बैलेंस शीट्स में करनी पड़ेगी। समय समय पर आरबीआई की डिटेल्ड इसकी गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उनके संबंध में कोई सीक्रेसी नहीं है। माननीय सदस्य केवल इस विषय को मैं इस दृष्टि से रखना चाहूँगा कि बैंकिंग फाइनेंस किसी भी उद्योग को सेटअप करने के लिए और विकास और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत आवश्यक रहता है। बैंक्स के समर्थन के बगैर कोई भी उद्योग, इंडस्ट्री इस देश के विकास में नहीं हो सकती। बैंक्स के सामने जो प्रश्न आता है कि जब एक परफॉर्मिंग एसेट जिस पे ब्याज भी दिया जाता है और मूल भी वापस किया जाता है, जब किसी कारणवश घाटे की वजह से या किसी अन्य कारणवश या पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट अगर कमज़ोर हुआ है, वो वापस नहीं कर पाता, तो 90 दिन के बाद उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उस परफॉर्मिंग एसेट को क्लासिफाई कर दिया जाता है एनपीए के रूप में। और एनपीए के रूप में वो अकाउंट जब फंक्शन करता है तो उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। अब प्रश्न सामने ये आता है कि क्या उस उद्योग को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्या उसमें जो रोजगार है उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए, या फिर एक संभावना ऐसी ढूंढी जाए कि दोबारा से देश के इस प्रकार के उद्योग खड़े हो पाएं। अब उसमें कौन सी परिस्थिति में इसी मैनेजमेंट के अंडर ये खड़ा हो सकता है, उसकी गाइडलाइंस हैं। दूसरी गाइडलाइंस हैं जिसमें कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। दूसरी एसडीआर है कि उसकी आप इक्विटी ले सकते हो, बैंक्स किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसको रन कर सकते हैं, किसी परिस्थिति में किसी थर्ड पार्टी को उसकी मैनेजमेंट हैंडओवर कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर जो नई प्रक्रिया बैंकरप्सी की हम लोगों ने बनाई है, जिसमें किसी तीसरे को भी नहीं दे सकते, तो उसको समाप्त करना और उसके एसेट्स को नीलाम करके बैंक अपने पैसे की वसूली, कर्मचारियों के पैसे की वसूली करता है। ये सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और इसके संबंध में डिटेल गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस सार्वजनिक है, ऑनरेबल मेंबर उसको ले सकते हैं, चाहे तो मैं भी उनको भेज सकता हूँ। थैंक यू। श्री सुभाष चंद्र। Sir, thank you for allowing me to ask supplementary question. My question is with the Honorable Minister that are there any corporates or companies who have been charge sheeted under criminal offence
and there has been restructuring of their debts or any waiver thereof. If there are any, I would like to have some details thereof. Thank you, sir. Sir, this would also again depend on the principal question which I had answered to the Honorable Mr. Digvijay Singh. As far as individual cases are concerned, there are limitations on those details we made public. If there are any specific names that the Honorable Member has in mind, he can write to me separately and I'll check up those details. Shri Tulsi. Honorable Chairman, sir, I wish to ask a specific question that under scheme 525, the total amount of loans restructured during 2014 and 15, according to the information on India.com, is 3,50,000 crore. And the total amount of loans restructured in the case of farmers is 4 crore. Is this true? Sir, I'll have to check up the exact detail because that's not relatable to the present question. But let me tell the Honorable Member, as far as the different sectors are concerned, there has been an experience that in smaller loans, the levels of NPAs have been much lesser. For example, in microfinancing, etc., the recoveries are to the extent of 99%, and therefore NPAs themselves are much lesser. The higher NPAs are really in relation to much larger trading and industrial advances. Killing themselves. No, that's the farmers were killing themselves because the prices are not remunerative, the cost of cultivation has gone up and they were unable to pay the debt back. This is the principal reason why farm sector was in distress. Shri Chancheti. सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में अभी बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ावा दिया जा रहा है हर सेक्टर के अंदर में। सरकार के बहुत प्रयासों के बावजूद भी बैंकों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लोन को रिस्ट्रक्चर करना या उनकी रेटिंग इंप्रूव होने के बाद भी उनको सपोर्ट नहीं करना, एक स्लो डाउन जो किसी कारण से पहले के जो भी एनपीएस हुए उसके कारण आया हुआ है। तो क्या सरकार बैंकों को फिर से देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा पंप किया जा रहा है उसके प्रपोर्शन में कंपनीज को मदद करने के लिए कोई विशेष प्रावधान इस प्रकार का करेगी क्या? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये कहना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बैंकिंग सिस्टम बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपने आप में शायद ये बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर हम सारे एमपीएस की बास्केट अगर देखते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक स्लो डाउन से प्रभावित थे। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बैलेंस शीट्स टर्न अराउंड करने लगी हैं। उदाहरण कर स्टील की बैलेंस शीट सब एमआईपी के बाद थोड़ा टर्न अराउंड करने लगी हैं। नेशनल हाईवे सेक्टर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेक्टर था और उसमें बहुत बड़ा स्लो डाउन आया था पिछले 1.5 साल में, उसकी बैलेंस शीट्स टर्न अराउंड करने लगी हैं और वहाँ पर सुधार आया और बैंकिंग सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन जो इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे और कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी, उनके आज भी डेट्स काफ़ी हाई हैं और उस क्षेत्र के एनपीएस काफ़ी हाई हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है तो बैंकिंग सेक्टर प्रयास करता रहता है कि चाहे मैनेजमेंट चेंज हो, चाहे कहीं एनपीए रिस्ट्रक्चरिंग हो पाए, कहीं थर्ड पार्टनर उनके साथ आ पाए, इस तरह की योजनाओं के माध्यम से ये कंपनियां दोबारा अपने पांव के ऊपर खड़ी हो पाए। क्वेश्चन 246। सभापति जी, मेरा क्वेश्चन एयर इंडिया के संदर्भ में है। नेशनल कैरियर के रूप में प्रसिद्ध यह एयरलाइन, जिसको समय समय पर वित्तीय संसाधन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम सरकार करती है, उससे उम्मीद की जाती है कि यह सेवा समय पर चले। कहा गया है कि इसमें पायलट और कर्मी दलों की कमी के होने के कारण से यह नहीं हो पा रहा था, किंतु ये भी पूरा हो गया है। और जो बताया गया है कि पहले 74% सेवाएं ऑन टाइम हुआ करती थी, वो बढ़ करके अब 78% 78% हो गई है। मेरा कहना है कि ये समय पर सुधार करना हवाजहाज के लिए एकदम उसकी प्रामाणिकता को और उसको प्रख्यात करता है।
यदि विलंब हो जाता है तो उसके कारण से यात्री परेशान होते हैं और उनके आगे के सारे योजनाएं बेकार हो जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि इसको ठीक समय पर चलाने के लिए जो आपने संसाधन और बाकी उपाय किए उसको प्रमाणिक तौर पर लागू करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? साथ ही उसमें मिलने वाला जो भोजन है और उसकी जो क्वालिटी गुणवत्ता है। एक सवाल एक वक्त में पूछे जी, मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए उसके बिना इसलिए नहीं होगा कि लोग उस पर निर्भर करते हैं। 2 घंटे की ज़्यादा से हवाई जहाज की उड़ान हो जाए तो निश्चित रूप से उसके लिए बेहतर करने का क्या उपाय करेंगे? Sir, in my answer itself I mentioned that historically there have been certain problems. So we have gone into recruitment of pilots, cabin crew, and we have given a loan also to this thing, a permission for Air India to take a loan of $300 million by external commercial borrowings, which we have already mentioned here. And all steps are taken to take this around. It is necessary that any airline should perform in time. Service disruptions are the worst thing. Then food also, we are catered through caterers of repute, and it's a constant endeavor to improve on it, and that is also being done. Probably the honorable member will be happy to note that this is the first year after a long gap that Air India has not made an operating loss. So it is going in the right direction, and I think if this effort continues, it will be an airline we can all be proud of. Second question. निश्चित रूप से हमें इस पर गर्व करने की बात है और हम गर्व करना चाहते हैं, किंतु इसकी प्रामाणिकता को स्थापित किए बिना ये संभव होगा नहीं। आपका प्रयास यदि रहा इसमें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में भोपाल जो प्रदेश की राजधानी है और इंदौर जो एकदम औद्योगिक राजधानी की तरह से है, और मध्य प्रदेश से जो उड़ानों की संख्या दिल्ली के लिए और दिल्ली से जो मध्य प्रदेश जाने की उड़ानें हैं, वो दिल्ली से इंदौर भोपाल इसकी उड़ानें केवल एक उड़ान वहाँ से उपलब्ध होती है। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से बाकी के कैरियर्स और जिनको उड़ानों में पूरी संख्या में यात्री मिलते हैं, मेरा कहना होगा कि एयर इंडिया की उड़ानें मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल से बढ़ाने की कोई कोशिश करने के उपाय करेंगे। We would like the number of flights to increase and the number of passengers to increase. As of now, Air India from Delhi to Madhya Pradesh operates about 136 flights, and from Madhya Pradesh to Delhi, different destinations, also it has 136 flights. All efforts are being made to increase these flights. Thank you, Shri Tiruchu Siva. दिया गया है उसमें दिल्ली से मध्य प्रदेश की जो फ्लाइट्स हैं वो 1 जून से लेकर के और 30 जून तक की बताई गई हैं। तो मोटे तौर पर ये जो फ्लाइट्स हैं टोटल मध्य प्रदेश के बारे में हमने कहा कि क्या फ्लाइट्स की संख्या 1 जो मिल रही है अभी इंदौर भोपाल के लिए उसको बढ़ाने के उपाय करेंगे? We can put it to the airline and we'll motivate them to. Thank you. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, people choose to fly the private airlines. One of the reasons is punctuality. So, other thing I would like to suggest is, those who are staunch supporters of PSU resort to take the private airlines because of lack of service. Sir, we have been suggesting, and I would like to know from the minister, whether you would be prepared to employ some loaders on contract basis and some GREs, which the private airlines are extending to the passengers. And so they, whenever they come, they choose that and they fly in that very comfortably. Whereas in Air India, no one takes care, even up to the counter, even up to the check-in place, no one takes care. And so people who come with luggages and old age people, they prefer the other ones. So if you have to protect the public sector undertaking, that too the Air India, which we have to take care of, would you consider of employing some contract laborers on GRE or some loaders, which would not cost much but would attract more passengers and revenue would also increase? So I would request the minister to consider this proposal, and whether he would consider, I would like to know. Thank you, sir. Take this as a suggestion and pass it through to the management to look into. Thank you. Shri Rajiv Shukla. Sir, enough time has passed after the merger of Indian Airlines and Air India. I would like to know from the minister, what is his feedback, whether it has proved fruitful for both the airlines,
or has it improved the financial condition of Air India as well as Indian Airlines? So I want to know from the Minister that what is the financial status of the merged company? The financial status of Air India is fairly precarious. It has got a lot of loan and it is running, it's working. This is historically, it has come to it, and they are doing their best to keep it afloat and to see that this airline performs second to none. This is what the whole effort is all about. We, of course, like Air India and would want it to survive. So we are trying that. On government side, we are supporting it. Some results. You see, merger is good. Merger has happened. It is an historical fact, and the clock cannot be put back. Thank you, Shri Amar Shankar Sable. एयर इंडिया की उड़ान मैन पावर कम होने से विलंब से चलती है, ये सच है क्या? यात्री की आबादी बढ़ने से मैन पावर बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है क्या? Manpower is being recruited. I have mentioned the number of pilots, cabin crew that have been recruited, and this is a continuous process, and it will happen. Question 247. 47, sir. Khagaya. Sir, there was a Credit Suisse report in 2012 which stated that 95% of the net worth of the banking system was loaned to just 8 or 9 houses in this country. That is a huge concentration of risk in just a few parties. My question is, sir, one, whether this risk has now been reduced and 8 or 9 houses are not enjoying 95% of the net worth of the banks. And second, because many of these have now turned NPAs, would the Honorable Minister direct, especially the PSU banks, to order a forensic audit so that it can be found out whether monies have been diverted from the loans that were given to them? Because if monies are diverted, only then they turn NPAs. The authenticity of that figure looks a little overstretched, that the entire loan is really between 8 or 9 people. Net worth of the banking system. The net worth of the banking system. You see, the loans are of various categories, various industries. They get into several lakhs of crores of rupees. But the fact is that the Reserve Bank had ordered an asset quality review of the entire banking system, which has been done, on basis of which the NPAs are now being more openly stated, and that is why in each quarterly assessment, a provisioning is being made by classifying the NPAs as NPAs which were otherwise not being done. And therefore, the accounts and the balance sheets are now being cleaned up under the asset quality review which has been undertaken by the Reserve Bank. Second question. Big corporates whose net worth is much less than their loans that they have taken, we see in the media, are trying to acquire companies in India or abroad, basically on the basis of the market cap of their companies. Now, we all know how the markets are played. And to acquire these companies, then they go back to the banks to borrow more. My question is that what is the government stand in relation to such companies where the net worth is less than the loans that they have taken, but they keep borrowing only on the basis of their market cap, which is manipulated from time to time? I think the risk assessment of this is done entirely by the banks. And having learned from this experience of the past several years, in which very large quantities of loans, as your first question was, is today with a number of large corporations. If the loan is there, the percentage itself on your questions was what I had doubts on. I think the banking system will probably, having learned this lesson, become more careful as far as future is concerned. Shri Kalita. Thank you, sir. The Honorable Minister has, in his reply, he has said that the gross NPAs of public sector banks as on 31st March 2016 is 4.76 lakh crores. That is 9.32%. And he also has given the chart about
the one-time settlement. May I know from the Honorable Minister, what is the quantum of one-time settlements made by public sector banks to the MSMEs? Because MSMEs is the largest employment, they are giving largest employment to the people of this country. I want to know the quantum of one-time settlements given to the MSMEs. Thank you. It's not separately available at the moment. If the honourable member writes to me, I can ask them to find those details out. But if you look at the annexure which I have given with the reply itself, the fact that the number of accounts which have been settled by an OTS in the last 3 years is 7,24,428, 8,04,935, 9,44,959. Undoubtedly a very large number. The fact that 7, 8 and 9 lakh OTSs are taking place would be the smaller and the medium accounts also would be included, because the number of large accounts can't be so many in number. Thank you. Question 248. Sir, today we are doing 8 questions. Record. Thank you. Question number 248, A to D. A statement is laid on the table of the House. Sir, thank you. Sir, before I ask the supplementary, I would like to congratulate the new minister, sir. Sir, the question is on these NR National Rural Drinking Water Program, sir. So the budget has only shown a marginal increase from some 4,400 crores to 5,000 crores. And the Smart City Amrut budget is about 7,000 crores, sir. So my question to the minister is, in drawing these waters, in drawing this water, why are we only focusing or seem to focus because of the budget allocations on exogenous sources, sir? My question is, how does she plan to develop and manage local water resources, not only to bother about the exogenous sources? Thank you, sir. The question relates to the fatalities on account of the waterborne diseases. And as the honourable member has asked, he's focusing on developing the local water resources. So provision of safe drinking water is primarily the subject of the state, and the central government is also supplementing the efforts of the state governments. We have the Ministry of Drinking Water and Sanitation, which is advising the states to provide surface water based piped water supply scheme in all the rural areas. And apart from that, we also have, because these kind of projects have a long gestation period of 3 to 5 years, so we also have advised the states to commission the community water purification plants in the rural areas, for which the Niti Aayog has given 800 crores to the states. So this is how we are trying to, set up the local water supply. We are trying to supplement the efforts of the state so that local water supply is ensured. And under this community-based water purification plants, we intend to provide 8 to 10 liters of water for drinking and cooking purposes per capita. That means to every person. Second question. Sir, I hate to say this, but when it becomes convenient, then the matter goes to the states. But anyway, sir, since the finance minister is also here, so maybe in the answer I'll get some assurance, and maybe you can get some assurance also from the finance minister. Isn't that the name of the game anyway? Yes, sir, we all have to go to him, but it's better, she has a better chance than I. And Mr. Nada is also here, so they have a double chance to reach out to him. So the question, sir, is that given the situation not only in Delhi but in many other cities, sir, this budget of National Rural Drinking Water, sir, this budget seems to be, to solve any of these problems, sir, this budget seems to be, should be in the region of about 8 to 9,000 crores. So to reach these rural drinking water goals, does the minister and the union minister have a specific plan in mind as to what is the overall budget so they can resolve this very basic issue which people need, portable drinking water? As I have already said that the provision of safe drinking water is
falls within the remit of the state governments. The central government is only supplementing the efforts of the state governments to ensure the availability of safe drinking water in the rural areas and the urban areas. For the rural areas, I have already specified the 2 schemes, and there's a heavy budget that has been given. So we have already released 22,761.12 crores to the states for the surface-based pipe water supply, and Niti Aayog is also giving 800 crores for the community-based water purification plants. And about the Amrut mission, I'm also, afraid so that's a very ambitious question hour is project. over. Sir, I had given a privilege notice, sir. Just a minute. Sir, I had given a privilege notice since a week now against the Minister of States of Water Resources, sir. Sir, but it's still under examination. When can I get the reply, sir? Check with the Secretary General. Sir, Check with the Secretary. House is adjourned till 2 p.m. But good.